Okay, so first of all, my name is Abhishek Magdum, and this year I have secured All India Rank 449 in UPSC Civil Services exam. So मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ, बैचलर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में, एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया. So this was my sixth attempt in UPSC Civil Services exam. इसके पहले फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेरा मेंस क्लियर हुआ, बट फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया. फिर आई रिमेम्बर फोर्थ अटेम्प्ट में, बिकॉज कोविड के टाइम था 2021 में, सो फाइनल रिजल्ट के बाद 5 दिन में प्रीलिम्स था. अगेन आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, and then again in my fifth attempt I cleared prelims. Mains I could not see myself in the final result. And then, by God's grace, in my sixth attempt, I could clear this exam with All India rank 449. So, this journey has been long. बहुत लंबा सफर रहा है, एंड इस जर्नी में बहुत सारे वैल्यूबल लर्निंग्स मिले हैं. एक तो है पेशेंस, बहुत सीखने को मिला. एक परसिवरेंस बहुत सीखने को मिला. फेलियर का टॉलरेंस जो शायद मेरे में पहले नहीं था, वो through this journey I've learned that ability to understand the failure and come back from it. So ये मेरा बेसिक जर्नी है, एंड बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबा रहा है, तो आई कुड इजीली हेल्प यू कि कैसे नेविगेट करना है. और जो मैंने गलतियां की है, मेरा रोल यही रहेगा कि वो शायद आप वो गलतियां ना करें. सो मैं बेसिकली स्टार्ट कर देता हूँ. सो हमारे एग्जाम में थ्री ब्रॉड पिलर्स हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. सो आई स्टार्ट फर्स्ट विथ प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो प्रीलिम्स बेसिकली की एस्पेक्ट्स प्रीलिम्स के ये है कि हमारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सोर्सेज हम सबको पता रहते हैं. एक तो है एनसीईआरटीज, राइट. आई वुड सजेस्ट कि हम 11 12 के एनसीईआरटीज को फॉलो करें. ठीक है. 11 12 एनसीईआरटीज में ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटीज, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. एंड देन हिस्ट्री के एनसीईआरटीज इम्पोर्टेंट है. आई थिंक ये ब्रॉड एनसीईआरटीज फॉलो करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट हो जाएगा. उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है, वो फॉलो करने हैं फॉर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए. फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एंशियंट हिस्ट्री नितिन सिंघानिया. ठीक है. सो तो ये बेसिक सोर्सेज रहते हैं हमारे. ठीक है. नाउ प्रीलिम्स में देर आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है. वन इज तुम्हारा स्टैटिक सोर्सेज रहता है. ठीक है. जो तुम्हारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज रहेंगे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए. फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा रहेगा. फिर उसके बाद लूसेंट भी बहुत लोग रेफर करते हैं. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर्स. ठीक है. ज्योग्राफी में जीसी लियोंग एंड एनसीईआरटीज. ठीक है. एंड ऑल दी स्टैंडर्ड सोर्सेज, इसको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलती हुई थी, मैंने अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया था. तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा रिवीजन उतना हो नहीं पाता है. ठीक है. यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम सोर्सेज को लिमिट करें, उसके ऊपर डटे रहे और उसको मल्टीपल रिविजन्स करें. जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, वी हैव टू रिवाइज दैट एटलीस्ट 20 टाइम्स बिफोर आवर प्रीलिम्स एंड डी डे एग्जाम के. ठीक है. तो मल्टीपल रिवीजन से ही रिटेंशन बढ़ता है. तो ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक था विच आई थिंक यू शुड अवॉइड. ठीक है. हमारे सोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट करना है और उसको मल्टीपल रिवाइज करना है. ठीक है. और हमारा जो प्रीलिम्स पेपर रहता है, ठीक है, उसमें 25 to 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड सोर्सेज. वो स्टैंडर्ड सोर्सेज में जो जो क्वेश्चंस आएगा, उसका हिट रेट और एक्यूरेसी जो हम राइट लाएंगे, उसमें 90% से ज्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे जो सबके लिए डिफिकल्ट रहेंगे, बट जो स्टैंडर्ड सोर्सेज से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें हमारा एक्यूरेसी और हिट रेट शुड बी एज हाई एज अबव 90%. ठीक है. प्रीलिम्स की अगर बात करें, तो ये हो गया एनसीईआरटी और बेसिक फाउंडेशन सोर्सेज. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है. विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो मेरा ये एनालिसिस है कि हम 1979 तक, ठीक है, यूपीएससी ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
उसको पूरा डिटेल स्टडी करना है। और वो क्वेश्चंस को ही नहीं, उसके ऑप्शंस को भी डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि वो ऑप्शन से ही क्वेश्चंस और जनरेट होते हैं। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग ऑप्शंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें ये भी देखना है कि देयर आर पैटर्न्स इन यूपीएससी के प्रीलिम्स में। वो पैटर्न्स पे यूपीएससी का स्टेटमेंट्स राइट और रॉन्ग का अंदाजा आ जाता है। ठीक है? सो वो पैटर्न्स भी हमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई गिव यू जैसे एग्जांपल्स। ठीक है? 2025 के प्रीलिम्स में फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है? बट 2023 में ही प्रीलिम्स में वापस फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन पे पूछा था। 2023 में हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्राइटेरिया पे पूछा था और 2025 में उन्होंने वर्टिकल डेवोल्यूशन क्राइटेरिया पे पूछा था। ठीक है? सो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है? एग्जैक्ट रिपीट नहीं हुआ है, बट ब्रॉडर थीम रिपीट हुआ है। सिमिलरली 2023 में ब्लू कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे पूछा था। 2025 में वापस उन्होंने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट एयर कैप्चर पे। ठीक है? तो आप जब वो टॉपिक को एनालाइज करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे, उसको अच्छे से जानोगे, ठीक है? तो आप क्वेश्चंस को इजीली एंटिसिपेट कर पाओगे। ठीक है? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टिल 1979 उसको डिटेल स्टडी करना है, अपार्ट फ्रॉम योर स्टैटिक सोर्सेस एंड योर स्टैंडर्ड सोर्सेस। और यूपीएससी के पीवाईक्यू के अलावा यूपीएससी के बहुत सारे अलग एग्जाम्स भी होते हैं। ठीक है? वो एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी सीएपीएफ, यूपीएससी सीडीएस, ठीक है, यूपीएससी का एनडीए एग्जाम्स होते हैं। उनके भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस वापस सिविल सर्विसेज एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चंस बीइंग रिपीटेड। इससे तुम्हें थीम्स पता चलते हैं, इससे तुम्हें पैटर्न्स पता चलते हैं कि यूपीएससी कैसे पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, वो स्टेटमेंट्स को कैसे फ्रेम कर रहा है, राइट स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कैसा है। ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होता है। ठीक है? अगर तुम्हें प्रीलिम्स क्लियर करना है, वन इज योर नॉलेज। ठीक है? जो तुम्हारा मल्टीपल रिविजन्स, स्टैटिक सोर्सेज जो है, जो एवरी टॉपर रेकमेंड करते हैं, उसको ही फॉलो करना है और उसको मल्टीपल रिवाइज करना है और उसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी लाना है। उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है, वो है तुम्हारा इंस्टिंक्ट्स। ठीक है? वो इंस्टिंक्ट्स को डेवलप करने के लिए तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहता है, वो मीडियम हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना अच्छे से आप सीखोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसको स्टडी करोगे, तुम्हारा एबिलिटी टू गेट टू एन आंसर विद इन फ्यू मिनट्स वो बेटर बेटर हो जाता है। ठीक है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। ठीक है? ना, कमिंग बैक टू अंडर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रीलिम्स इज करंट अफेयर्स। ठीक है? नाउ करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग बहुत कुछ रिसोर्सेस पढ़ते हैं, बट मेरा ये मानना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है, तो करंट अफेयर्स से ज्यादा उससे करंट अफेयर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक सोर्सेस। ठीक है? फॉर करंट अफेयर्स मैंने मोस्टली विजन आईएएस के मैगज़ीन को रेफ़र किया था। आप पीटी 365 को रेफ़र कर सकते हैं या मंथली मैगज़ीन को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू शुड स्टिक टू ओनली वन रिसोर्स। ठीक है? वो इतना एक रिसोर्स काफ़ी है। नाउ अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है? करंट अफेयर्स को कैसे एनालाइज़ करना है? देखिए, प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है? उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है? ये हमेशा एवरी 2 इयर्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहता है। तो मैंने जब 2025 के प्रीलिम्स के पेपर के पहले उस क्वेश्चंस के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मैंने रिसर्च किया था। वापस 2025 में नेचर रिस्टोरेशन लॉ पे क्वेश्चन पूछा, जो कि यूरोपियन यूनियन ने फॉर्म किया। वापस 2025 में ब्रिक्स के ऊपर पूछा, नए समिट हुई थी 2025 में, इंडोनेशिया नया मेंबर था, क्या थीम था। ठीक है? तो ये सब करंट अफेयर्स रिलेटेड था, बट इट वाज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम्स और तुम्हारा स्टैटिक एस्पेक्ट्स। ठीक है? सो करंट अफेयर्स भी जब हम पढ़ेंगे, तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स और टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसको हम स्टडी वैसे करेंगे। ठीक है? नाउ प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज करना। ठीक है? नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करने के बाद मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट का क्या फायदा होता है
कि आपका जो इंस्टिंक्ट्स है, ठीक है? जो तुम्हारा कॉमन सेंस होता है एग्ज़ाम सिमुलेशन में, क्योंकि हमें 60 सेकंड्स में आंसर को ऊपर आना रहता है, ठीक है? और वो एग्ज़ाम सिमुलेशन एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट एक 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना है और 10 सेक्शनल टेस्ट, हर एक का सेक्शनल हिस्ट्री का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, साइंस एंड टेक का हो गया। इसके सेक्शनल टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ये 3 पिलर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और स्टैटिक सोर्सेस, इन तीनों में अच्छे से एफर्ट लगाओगे, मोर ऑफन देन नॉट आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है? नाउ प्रीलिम्स इज जस्ट योर इनिशियल स्टेज। ठीक है? व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक, और जो आपका रैंक और तुम्हारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा वो तुम्हारा मेंस होता है। तो मैं मेंस पे आता हूँ। ठीक है? नाउ बिफोर कमिंग टू मेंस, सीसैट एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर हो गया है आज के तारीख में। बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, जब मैंने शुरुआत की थी तब सीसैट इतना डिफिकल्ट आता नहीं था 2019 और 20 में, ठीक है? बट आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सीसैट बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सीसैट के लिए बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आपको एनालाइज करना है। जैसे हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम को आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है। नंबर सिस्टम के अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नाउ सीसैट के वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर सब टॉपिक पे ही पूरा कॉन्फिडेंट रह के नहीं जाना है। आपको हर एक चीज को प्रिपेयर करना है। ठीक है? बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं क्वांट्स पढ़ के, क्वांटिटेटिव टॉपिक्स को पढ़ के उसी से मैं सीसैट निकालूंगा और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखूंगा भी नहीं और रीजनिंग को देखूंगा भी नहीं। बट ये स्ट्रैटेजी साउंड नहीं है। हमें सिर्फ पास होना है। ठीक है? 66.66% मार्क्स लाने हैं। ठीक है? तो हमें आरसी पे भी ध्यान देना है, हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना है, हमें रीजनिंग पे भी ध्यान देना है। हमें इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ प्रिपेयर करना है। और इसके लिए भी वापस यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सीसैट का, जैसे ओनली आईएएस फिजिक्स वाला का है एक प्लेलिस्ट बहुत अच्छा, वो मैंने फॉलो किया था। तो आप वो फॉलो कीजिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आप यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, आपको समझेगा कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं, लॉजिकल इन्फरेंस में फ़र्क क्या है, कंक्लूजन कैसे आ रहा है, ठीक है? तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ गोइंग टू बी योर गाइड फॉर सीसैट, ठीक है? नाउ नाउ कमिंग बैक टू योर मेंस, ठीक है? आपका मेंस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है? आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है? मेरा ये मानना है कि भले ही आप प्रीलिम्स में 2 या 3 अटेम्प्ट फेल हो जाए, बट आप जभी भी मेंस लिखोगे, तब आप अगर अच्छे से उसको स्कोर करेंगे और फाइनल रिजल्ट में आएँगे, तो दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर, ठीक है? सो मेंस का प्रिपरेशन हमेशा-हमेशा आपको रेडी रहना है। आज की तारीख में आप देखोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम पीरियड, जो इनिशियल 6-7 साल पहले 4 मंथ्स था, वो अभी बारली 2 मंथ्स हो गया है, ठीक है? तो मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले रेडी रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है? पहले तो मेंस में डिटेल्ड नोट्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपका सबसे पहला काम होता है कि मेंस का यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसको अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? बहुत डिटेल में वो सिलेबस मेंशन किया गया है। वो सिलेबस पे, हर एक कीवर्ड पे, हर एक सब टॉपिक पे आपका नोट्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचिए 2 महीने का टाइम होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। अगर आपका नोट्स और कंटेंट रेडी नहीं है वो टाइम पे, तो आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाएँगे। आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं कर पाएँगे, तो आप उसको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में उसको रिप्रोड्यूस कर नहीं पाएँगे, ठीक है? सो मेंस का सबसे पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे जो सिलेबस में जो डिटेल्ड टॉपिक्स और कीवर्ड्स है, उस हर एक टॉपिक पे हमें डिटेल नोट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? जैसे
मैंने न्यूज़पेपर से भी काफ़ी कंटेंट जनरेट करा था। आप हैंड रिटन नोट्स भी कर सकते हैं या एवरनोट या वननोट पे भी कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन टॉपिक आ गया, ठीक है? एजुकेशन में बहुत क्या-क्या इश्यूज़ रहते हैं हमारे सिस्टम में, वो हमें पता है। कल्चर ऑफ कन्फर्मिटी है, ठीक है? हमारे इसमें एजुकेशन में होलिस्टिक लर्निंग नहीं रहता, ठीक है? जैसे न्यूज़पेपर में एक बहुत एडिटोरियल में था कि एजुकेशन सिस्टम को एग्रीमेंटेटिव इंडियन नहीं बनाना है हमें स्टूडेंट्स को, रादर आर्गुमेंटेटिव इंडियन बनाना है, डिबेट्स को प्रमोट करना है, डिस्कशन को प्रमोट करना है, रोट लर्निंग को खत्म करना है, ठीक है? इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को बढ़ाना है, ठीक है? तो ये सब एस्पेक्ट्स है ना, न्यूज़पेपर रेगुलरली आप रीड करोगे, उससे जो कंटेंट मिलेगा, उससे आपका मेंस का आंसर का जो लैंग्वेज है वो बेटर होगा। आप मेंस में आंसर्स में अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, अच्छे डेटा फैक्ट शीट ऐड कर सकते हो, कमिटी रिकमेंडेशंस ऐड कर सकते हो। इसके लिए न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेंस में बहुत आ जाता है। मैंने 2 न्यूज़पेपर रेफर किए थे, एक इंडियन एक्सप्रेस और एक द हिंदू, ठीक है? मैंने इंडियन एक्सप्रेस को होलिस्टिकली कवर किया था और द हिंदू को सिलेक्टिवली पढ़ता था, जो-जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देते हुए। ठीक है? तो मेंस में पहला आपको है सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस पढ़ने के बाद हमको आपको सब टॉपिक्स पे नोट्स बनाना है। अभी वो नोट्स बनाने के लिए मैं भी अपने नोट्स यूपीएससी टाइम के चैनल से माध्यम से शेयर कर दूँगा, ठीक है? बट आप टेलीग्राम पे जाके जो प्रीवियस टॉपर्स है, उन्होंने अपने हर एक चैनल में नोट्स शेयर कर दिए हैं, ठीक है? ना आपको वो नोट्स को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देखना है, कि वो कैसे नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स में क्या-क्या कंटेंट ऐड कर रहे हैं, कितना सारा डेटा ऐड कर रहे हैं, कितने सारे कमिटी रिकमेंडेशंस ऐड कर रहे हैं, क्या-क्या पॉइंट्स वो ऐड कर रहे हैं, किस तरह से वो एनालाइज़ कर रहे हैं, क्या-क्या फ्लो चार्ट और डायग्राम वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं नोट्स में। तो जब आप टॉपर्स के ही नोट्स को पढ़ोगे और उसको एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देखोगे, तो आपको समझेगा कि मुझे भी कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो आप वो टेलीग्राम में जाके टॉपर के नोट्स हैं, हर एक चैनल में उन्होंने शेयर किए हैं, उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए और उसको रेफरेंस पॉइंट रखते हुए आप खुद से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है? मेंस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मेंस में इट इज़ कॉल्ड एज़ सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट, नॉट जो डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट है क्योंकि मेंस में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो स्पीड कहाँ से आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? इनिशियली आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डेली 2 या 3 क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के। बट ग्रेजुअली बिफोर प्रीलिम्स आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, क्योंकि 3 घंटे में जो आप पेपर लिखोगे सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है 20 क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि क्या होता है 2 या 3 क्वेश्चन कभी-कभी हम लिखते हैं, उसका स्पीड हमेशा अच्छा रहेगा, बट जब 3 घंटे का पेपर लिखते हैं, तो शायद कभी-कभी स्टार्टिंग में हमारा स्पीड कम रहता है, बीच में पेस बढ़ जाता है, एंड में थोड़ा खराब हो जाता है। तो वो जो 3 आवर्स का सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने हर मेंस के पहले हर जनरल स्टडीज़ के 3-3 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, एसे के 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं और ऑप्शनल के भी मैं फुल लेंथ टेस्ट दे चुका हूँ। तो ये प्रैक्टिस करना फुल लेंथ टेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रैक्टिस और नोट्स, ये 2 की मंत्रास है आपको मेंस का स्ट्रैटेजी में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए और टू इम्प्रूव योर मार्क्स, ठीक है? नाउ मेंस में 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? पहला एस्पेक्ट होता है हमें अपने क्वेश्चंस का कोर डिमांड को एड्रेस करना रहता है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है उसके कोर डिमांड को हमें एड्रेस करना है। उसके अलावा हमें टॉपर की कॉपीज़ को रेफर करना है, वो कैसे लिखते हैं आंसर्स को, वो क्या-क्या ब्राउनी पॉइंट्स और वैल्यू एडिशन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो हमें वही सिमुलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो वो टॉपर्स कॉपीज़ को ही रेफरेंस रखना है, ठीक है? ना आप कोई भी टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र करोगे, फिर उसके बाद देखना कि उसमें कैसे वो फ्लो चार्ट्स ऐड कर रहे हैं, वो कैसे उसमें डायग्राम्स को ऐड कर रहे हैं, वो कैसे उसमें इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स ऐड कर रहे हैं। आज की तारीख में हर एक पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं लोग विद एग्ज़ाम्पल्स, विद केस स्टडीज़, विद इम्पोर्टेंट डेटा एंड फैक्ट शीट। तो हमें यही सब को रेप्लिकेट करना है और सिम्युलेट करना है, क्योंकि ये टॉपर कॉपीज़ से हमें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पता चल रहा है कि इससे मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें भी उसी को इनकॉर्पोरेट करना है हमारे इसमें, ठीक है? जैसे जनरल स्टडीज़ 2 आ गया, ठीक है?
वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि हम हर क्वेश्चन में केस लॉज़ को ऐड करें, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को ऐड करें, सर्टेन लीगल ओपिनियंस रहते हैं न्यूज़पेपर में उसको इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है? जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द नॉर्थ स्टार ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हमें ये सब कोड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? हम वेरियस केस लॉज़ डालेंगे, अगर फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया, तो हमें एसआर बोमई केस पे ऐड करना है केस लॉ, ठीक है? गवर्नर के ऊपर बहुत सारे केस लॉज़ आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है गवर्नर के, ठीक है? फिस्कल फेडरलिज्म पे ऊपर बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक मेंस का पिलर्स है, ठीक है? आप ध्यान में रखना, कभी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेजर एस्पेक्ट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है? बिना प्रैक्टिस के ये एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? और यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है, इसके लिए आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप ओवर द टाइम बेटर होगे। इनिशियली आप बहुत खराब आंसर्स लिखोगे और आपको खुद को बुरा लगेगा कि मैं इतना खराब आंसर्स क्यों लिख रहा हूँ। बट वो प्रोसेस है, उस पे आप ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, आप डेली उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। एक पॉइंट आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी पूछे, आप ईज़िली उसको टैकल कर पाओगे, ठीक है? नाउ ये हो गया बेसिक मेंस और प्रीलिम्स और मेंस। अ, उसके बाद मैं आता हूँ मेरा ऑप्शनल जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? मैं बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं मैं उसको बाद में एड्रेस कर लूँगा, ठीक है? नाउ पॉलिटिकल साइंस एज़ एन ऑप्शनल उसके बहुत एडवांटेजेस हैं, ठीक है? एक तो मेजर एडवांटेज है कि जनरल स्टडीज़ 2 जो 250 मार्क का पेपर है, उसमें बहुत क्वेश्चंस बहुत सारा कंटेंट इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है? और उसमें अच्छे मार्क्स आ जाता है इन्हेरेंटली बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बैकग्राउंड, ठीक है? तो बहुत सारा ओवरलैप है तुम्हारा जीएस सब्जेक्ट्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरन एक तुम्हारा ऑप्शनल सेलेक्ट करते वक़्त आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, कि आपको वो ऑप्शनल में इंटरेस्ट है कि नहीं? क्योंकि बहुत बार प्रोसेस लेंदी होता है, मोनोटोनस होता है, तो आपको ऑप्शनल ही ऐसा है जो इंटरेस्ट बरकरार रखता है और आपको ड्राइविंग फैक्टर देता है कि मैं और पढ़ते रहूँ, ठीक है? तो इंटरेस्ट ध्यान में रखना और स्ट्रैटेजिक रीज़न्स रहते हैं कि पॉल साइंस बिकॉज़ वो ओवरलैप होता है जीएस सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो रीज़न रहता है लेने का ऑप्शनल पॉल साइंस लेना, ठीक है? तो आप ऑप्शनल को भी ध्यान में रखना कि कौन-सा लेना है, ठीक है? एक मेजर है इंटरेस्ट और दूसरा है स्ट्रैटेजिक रीज़न्स, ठीक है? नाउ अभी सर जिन-जिनका कमेंट्स है मैं वो पढ़ता हूँ, ठीक है? अ, नाउ एक कमेंट अगर किसी के पास है तो पूछ सकते हैं। हुँ, हाँ, माय सिंपल आंसर यूपीएससी वर्थ इट। देखो, इज़ यूपीएससी वर्थ इट? देखो, अगर ये एग्ज़ाम में आना है, ठीक है? तो आपको एक पर्पज़ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? नाउ मेरा ये 7 साल का जर्नी है, ठीक है? अगर मेरा वो पर्पज़ था कि सिविल सर्विसेज़ में पब्लिक सर्विस में आना, वो पर्पज़ स्ट्रॉन्ग था इसके लिए वो ड्राइविंग फैक्टर रहा मुझे कि इतने साल तक मैं परसिस्ट करता रहा। ठीक है? ये वर्थ इट है कि नहीं ये बहुत पर्सनल होता है, ठीक है? ये सिर्फ़ जॉब सिक्योरिटी, सोशल प्रेस्टीज इसके लिए नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से पब्लिक सर्विस के लिए करना चाहिए। तो वर्थ इट मुझे अभी लग रहा है क्योंकि मेरा फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ गया है एंड आपका खुद का मोटिवेशन को जानिए कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। अगर वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ज़रूर कीजिए। इससे बहुत सारे लर्निंग्स मिले हैं नॉट जस्ट अबाउट एग्ज़ाम बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स ठीक है? ठीक है? हाँ, रिविज़न एंड पीवाईक्यू की स्ट्रैटेजी, ठीक है? नाउ देखिए रिवीजन का स्ट्रैटेजी कैसे होता है, ठीक है? नाउ प्रीलिम्स में आप क्या बोलते हैं नोट्स को नहीं बनाना रहता है। जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज़ है, उसको ही मल्टीपल वेज़ में रिवाइज़ करना होता है। मैं कैसे करता था, मेरा ये मानना रहता था कि अनलेस एंड अंटिल मैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को खत्म ना करूँ, मुझे अच्छा फ़ील नहीं आता था। बहुत लोग रहते हैं जो 1 दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। मैं 1 दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेता था
और वो 2 दिन में कंप्लीट करने के हिसाब से ही पढ़ता था, ताकि वो क्लोज़र आए और मुझे कंप्लीशन का फीलिंग आए। उसमें मैं जो-जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जब मैंने ध्यान में दिया, तो मुझे पता चल जाता है कि पढ़ते वक़्त कौन सी चीज़ों पे हाइलाइट करना है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ से स्टेटमेंट्स को गलत या रॉन्ग हो सकता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर स्विच हो सकता है, ठीक है? गवर्नर में और चीफ मिनिस्टर में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं रिविज़न करते वक़्त हाइलाइट कैसे करना, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आपको समझ में आएगा कि कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं।